स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से डॉक्टर धीरेन्द्र पवार बॉटनी क्लास यूट्यूब चैनल में। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है बीएससी सेकेंड ईयर का एक टॉपिक टैक्सोनॉमी पेपर का। और वो टॉपिक बहुत कॉमन टॉपिक है लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कौन सा? प्लांट नोमेनक्लेचर या पादप नामकरण। अब सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमें पादपों का नामकरण करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, ठीक है, और पूरे विश्व में एक कॉमन नाम की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो पहले तो है कि प्लांट को नाम देने की आवश्यकता क्यों है। सिंपल कंसेप्ट है, जैसे हम किसी भी इंडिविजुअल को या किसी भी जीव को उसके एक नाम से जानते हैं, जैसे ये गाय है, घोड़ा है, गधा है, ठीक है, ऐसे कैसे हमें प्लांट्स के अंदर भी एक निश्चित अगर नाम नहीं होगा तो हम उसे पहचान नहीं पाएंगे। इसीलिए उसका एक नाम देते हैं, जैसे नीम है, पीपल है, बरगद है, बबूल है। लेकिन समस्या कहाँ पर क्रिएट होती है कि ये जो प्लांट हैं, इन प्लांट को दुनिया के हर हिस्से में या अलग अलग देशों में वहाँ की जो खुद की लैंग्वेज है या लोकल लैंग्वेज है, उस लोकल लैंग्वेज के अंदर अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे अगर अपन बात करें, कॉमन एग्जांपल है कौन सी? बैंगन की, ठीक है ना। तो अगर बैंगन को अपन इंग्लिश में देखें तो उसको क्या बोलेंगे? ब्रिंजल बोलेंगे। इसी तरह से हिंदी में उसको अपन बैंगन बोलते हैं, या उसको एक और नाम है इंडिया में, उसको अपन भट्टे के नाम से भी जानते हैं। तो ये इसी तरह वर्बेस्किम की प्लांट की बात करें तो उसके करीब 140 से ज़्यादा स्थानीय नाम हैं। अगर अपन प्याज की बात करें तो प्याज को केवल इंडिया के अंदर ही अलग अलग, जैसे कन्नड़ के अंदर अलग बोलते हैं, तमिल में अलग बोलते हैं, मारवाड़ी में उसको अलग नाम से जाना जाता है, महाराष्ट्र में अलग नाम से जाना जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि प्लांट का एक कॉमन नाम की आवश्यकता पड़ी, एक ऐसा नाम जो साइंटिफिकली, जो वैज्ञानिक रूप से पूरे विश्व में एक समान रूप से जाना जाए, ताकि जब कभी भी साइंटिफिक कम्युनिटी उस प्लांट के ऊपर काम करे तो पूरे विश्व में उसको एक समान माना जाए, एक कॉमन नेम से उसको पहचाना जा सके। इसीलिए प्लांट नोमेनक्लेचर की आवश्यकता पड़ी। और जब अपन टैक्सोनॉमी की बात कर रहे हैं तो टैक्सोनॉमी की जो अपने प्रीवियस पहले वाले वीडियो बनाए थे, उन वीडियो के अंदर टैक्सोनॉमी की जो परिभाषा दी थी, वो परिभाषा क्या थी कि प्लांट का आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। इसी को अपन सूक्ष्म रूप में क्या बोल सकते हैं? संक्षिप्त रूप में टैक्सोनॉमी बोल सकते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन अलग पार्ट था जो अपने पहले वाले वीडियो में देखा कि कैसे प्लांट का आइडेंटिफिकेशन करते हैं हम। दूसरा कौन सा है? नोमेनक्लेचर, यानी कि सेकंड स्टेप है कि प्लांट का नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। अब नामकरण जो है वो काफ़ी पुरानी जो नामकरण पद्धति है, सैकड़ों सालों से चलती आ रही है। जैसे अभी अपन ने बताया कि स्थानीय नामकरण या स्थानीय भाषा में तो हम उसको अलग अलग नाम से जानते ही हैं, लेकिन अगर अपन साइंटिफिक रूप से देखें तो अपन देखते हैं कि प्लांट की जो थी वो शुरुआती तौर में एक पद्धति, साइंटिफिक पद्धति जो थी वो स्टार्ट हुई कौन सी? पॉलिनोमियल सिस्टम, यानी कि बहुनाम पद्धति। अब ये बहुनाम पद्धति क्या है? बहुनाम पद्धति के अंदर अपन देखते हैं कि प्लांट का जो ये किसी भी स्पीसीज, जो विशेष प्लांट था, जैसे नीम का प्लांट है, जो भी एक स्पीसीज प्लांट है, तो किसी प्लांट का जो नाम था वो बहुत लंबा चौड़ा होता था। क्यों? क्योंकि उस लंबे चौड़े नाम के अंदर उसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी होता था, जिससे हम प्लांट के कई सारे गुण को पहचान सके। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक मैं नाम देता हूँ प्लांट का, काफ़ी लंबा चौड़ा नाम है, क्राइसोफिलम का जो नाम है, क्राइसोफिलम या गुलदाउदी जिसको अपन बोलते हैं, उसका जो नाम था पॉलिनोमियल पद्धति के अंदर वो था क्राइसोफिलम फोलिस ओवलिस सुपरनी ग्लैब्रिस पैरेलल स्ट्राइट सेप्टस टोमेंटोसोंटाइडिस। इतना लंबा चौड़ा नाम। अब ये जो नाम है, इस नाम के अंदर प्लांट के कुछ डिस्क्रिप्शन भी है, ठीक है। जैसे क्राइसोफिलम फोलिस ओवलिस सुपरनी ग्लैब्रिस, क्या मतलब हुआ इसका कि जो क्राइसोफिलम है वो फोलियर प्लांट है, ओवरी उसकी सुपेरियर है और ग्लैब्रस है, यानी कि जिसके ऊपर रोम नहीं है। अब इसके साथ में पैरेलल स्ट्राइएट, यानी कि पैरेलल उसके ऊपर स्ट्रिक्स है, पैरेलल लाइंस हैं, और सेप्टस
सोनटाइडिस यानी कि टोमेंटम प्रकार के उसके प्लांट के ऊपर, टोमेंटम जो है एक हेयर का प्रकार है, टोमेंटम प्रकार के हेयर है। तो इससे प्लांट का डिस्क्रिप्शन तो हमें थोड़ा सा पता चलता है, लेकिन ये आम बोलचाल के लिए बहुत मुश्किल नाम है, क्योंकि इतने लंबे चौड़े नाम को याद रखना और फिर उन नाम को बार बार प्रयुक्त करना साइंटिफिक कम्युनिटी के द्वारा मुश्किल था। ऐसे में ये जो पॉलिनोमियल पद्धति थी वो ज़्यादा चल नहीं पाई, और उसके बाद में कौन सी पद्धति आई अपने पास में, बाइनोमियल सिस्टम या द्विनाम पद्धति। अब द्विनाम पद्धति अपन देखते हैं कि जो कंसेप्ट है वो काफ़ी पुराना है। मनुष्य में भी अपन देखते हैं कि मनुष्य को अपन दो नाम पद्धति से ही जानते हैं, एक उसका खुद का नाम, एक पीछे उसका सरनेम लगाते हैं। ये भी एक बाइनोमियल पद्धति का क्या है, रूप है। लेकिन अगर प्लांट में देखें तो बाइनोमियल पद्धति की जो शुरुआत थी वो शुरुआत सबसे पहले अगर अपन देखा जाए तो गैस्पर्ड बाहिन बॉटनिस्ट थे, और उनके द्वारा लिखी हुई पुस्तक पाइनेक्स, पुस्तक का नाम क्या था, पाइनेक्स, जिसमें उन्होंने बाइनोमियल पद्धति का डिस्क्रिप्शन दिया। लेकिन चूंकि वो उसको पॉपुलराइज नहीं कर पाए, यानी कि 17वीं शताब्दी के अंदर जो किताब लिखी गई थी उनके द्वारा, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुई और लोगों के या साइंटिफिक कम्युनिटी के बीच में ये पद्धति पॉपुलर नहीं हो पाई। लेकिन अपन देखते हैं कि उसके बाद कैरोलस लीनियस ने, जो कि 18वीं शताब्दी में थे 1751 के अंदर, तो 18वीं शताब्दी के अंदर कैरोलस लीनियस ने जो था वो एक पुस्तक लिखी, कौन सी, स्पीसीज प्लांटेरम। और इस पुस्तक में, ये जो पुस्तक लिखी कैरोलस लीनियस ने कौन थी, 1753 के अंदर लिखी थी। तो स्पीसीज प्लांटेरम जो किताब है, इस किताब के अंदर भी उन्होंने बाइनोमियल सिस्टम या द्विनाम पद्धति का ही अनुसरण किया। और चूंकि ये जो पुस्तक थी ये बहुत पॉपुलर हुई, और इसकी वजह से अगर अपन बाइनोमियल पद्धति को पॉपुलर करने का या इनके जनक का जो श्रेय देते हैं, वो किसको श्रेय देते हैं, कैरोलस लीनियस को ही श्रेय देते हैं। हालांकि इन्वेंट किसने किया था, गैस्पर्ड बाहिन ने, लेकिन चूंकि इसको पॉपुलराइज इन्होंने किया, इसलिए बाइनोमियल पद्धति का श्रेय अपन किसको देते हैं, कैरोलस लीनियस को ही देते हैं। अब इस पद्धति के अंदर होता क्या है, इस पद्धति के अंदर प्लांट के दो नाम हैं, किसी भी प्लांट के दो नाम देते हैं। पहला नाम कौन सा है, जो पहला नाम जो होता है वो होता है उसके जीनस से संबंधित, यानी कि वंश का, और जो उसका दूसरा नाम होता है वो होता है उसके स्पीसीज से रिलेटेड। ठीक है। अब जो जीनस से रिलेटेड नाम होता है उस नाम को सदैव कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है, कैपिटल लेटर से। ठीक है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ टेफ्रोशिया का, टेफ्रोशिया पर्पूरिया। ठीक है। अब इसमें दो नाम है, टेफ्रोशिया और पर्पूरिया। तो टेफ्रोशिया का नाम है किसका, जीनस नाम है, और पर्पूरिया क्या है, इसकी स्पीसीज है। ठीक है ना। तो जो जीनस नाम है उसको तो कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, और जो स्पीसीज नाम है उसको स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। ठीक है। इसके अलावा जो नियम है उसके अनुसार इन नामों को इटैलिक में लिखा जाता है। इटैलिक मतलब तिरछा इसको लिखा जाता है। तो ये जो नाम दिया था, यह नामकरण पद्धति थी। इस नामकरण पद्धति को ही बाद में सर्वमान्य घोषित किया गया, और आज भी हम प्लांट का जो नाम देते हैं, पौधे का जो नाम देते हैं, वो द्विनाम पद्धति के अनुसार ही उसका नाम देते हैं। अब ये नाम हम कैसे देंगे, क्योंकि अपनी मर्जी से तो कोई नाम दे नहीं सकते, या जो साइंटिफिक कम्युनिटी है वो कम्युनिटी भी इसका नाम कैसे देगी। ठीक है। तो उसके लिए अपन देखते हैं कुछ नियम बने, कुछ सिद्धांत बने, और उन सिद्धांत या नियमों को अपन क्या बोलते हैं, पादप नामकरण की अंतर्राष्ट्रीय संहिता, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर, या ICBN शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, पादप नामकरण की अंतर्राष्ट्रीय संहिता। अब इसका कंसेप्ट कहाँ से आया, जैसे अभी अपन ने बताया कि पॉपुलर तो हो गया पादप नामकरण, कौन सा, बाइनोमियल पद्धति पॉपुलर तो हो गई, लेकिन इसके नियम कौन करेगा, किन नियमों के साथ पूरा विश्व जो है नियमों का पालन करेगा। तो अपन देखते हैं कि सबसे पहले एक साइंटिस्ट है
जो कैरोलस लिनियस थे उन्होंने ही इसका जो सिद्धांत था, यानी कि इनकी जो रूल्स थे, सिद्धांत थे, तो कैरोलस लिनियस ने ही अपनी एक और किताब फिलोसोफिया बॉटनिका में इसका वर्णन किया था। प्लांट का जो नाम दे रहे हैं, द्विनाम पद्धति, उनके कुछ नियम दिए थे, उनके कुछ सिद्धांत दिए थे। देन अपन देखते हैं कि एगस्टिन डी कैंडोले, जिन्होंने एक किताब लिखी थ्योरी एलिमेंटर डी ला बॉटेनिक्यू, 1813 में छपी ये किताब जो थी वो फ्रेंच भाषा में, लैटिन भाषा में थी, और इस किताब में उन्होंने कई सारे सिद्धांतों का लिखा जिनके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, आज जो प्लांट के नामकरण के नियम हैं वो उनके ऊपर आधारित है। और इन्हीं के पुत्र कौन, अल्फोंसो डी कैंडोले जो थे, 1867 में उन्होंने एक और किताब लिखी लुइस डी ला नोमेनक्लेचर ऑफ बॉटनिक, यानी कि इनके नियमों के आधार पर इन्होंने डिटेल के अंदर सिद्धांत और कुछ नियम दिए, और इन नियमों को ही बाद में क्या माना गया, 1857 की 1867 की संहिता 1867 कोड ऑफ पेरिस कोड ऑफ 1867। अब इसको पेरिस कोड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी जो पहली बैठक हुई थी वो पेरिस के अंदर हुई थी इनकी अध्यक्षता में, इसीलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, पेरिस कोड ऑफ 1867 बोलते हैं। और ये जो कोड बने, इस कोड को उन्होंने क्या नाम दिए, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर या ICBN। और इसका जो विधिवत गठन हुआ, उसका विधिवत गठन कब हुआ, 1975 के अंदर। ICBN का विधिवत गठन कब हुआ, 1957 के अंदर। और हर 12 वर्ष के अंदर इसका क्या होता है, जो इससे संबंधित जो कॉन्फ्रेंस होती है वो होती है। और अब लेटेस्ट अगर अपन देखें 1978 के बाद हर 5 वर्ष में इसकी एक बैठक होती है, और उसमें पूरे विश्व से जो भी नए प्लांट खोजे गए हैं उन प्लांट्स के नामकरण के ऊपर चर्चा होती है, या पुराने जो नामकरण दिए हुए हैं उसके अंदर कोई फेरबदल करना हो, या टैक्सोनॉमी से संबंधित कोई भी विचार विमर्श करना हो, तो वो ICBN के अंतर्गत होते हैं। और इस ICBN ने मुख्य रूप से इसके जो रूल्स है, जो भी इसके नियम हैं, उनको 2 भागों में बांटा गया है। किन किन का भागों में बांटा गया है, पहला तो है प्रिंसिपल्स, सिद्धांत क्या है उसके, और दूसरा है रूल्स। तो पहले अपन बात करते हैं किनकी, प्रिंसिपल्स की, फिर रूल्स को एक एक लेंगे। रूल्स काफ़ी लंबे चौड़े हैं और ये अपन एक वीडियो में कवर नहीं कर सकते, इसलिए अपन इस वीडियो को 2 भागों में बनाएंगे। अभी जो पहला भाग है उसके अंदर अपन सिद्धांत और 1-2 रूल्स की बात करेंगे। तो पहले सिद्धांत की बात करते हैं, सिद्धांत क्या है। अब सिद्धांत में अपन देखते हैं कि जो 12वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस हुई थी 1975 के अंदर, 12th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी ICBN की, उसके अंदर कुछ 6 सिद्धांत जो हैं उन सिद्धांतों को रखा गया। कौन कौन से सिद्धांत वो थे, एक तो पहला सिद्धांत जो था वो है पादप नामकरण प्रक्रिया जंतु नामकरण से भिन्न होगी, यानी कि प्लांट का जो नोमेनक्लेचर होगा वो जंतुओं से या जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर जो है उनसे डिफरेंट होगा, उनसे भिन्न होगा। एक सिंपल से एग्जांपल से समझ लेते हैं अपन, जैसे कोबरा का, जूलॉजी के अंदर कोबरा का नाम जो है वो नाजा है, ठीक है ना, लेकिन चूंकि इसमें जीनस नाम और स्पीसीज नाम दोनों सेम है, प्लांट के अंदर या बॉटनी के अंदर प्लांट के जीनस और स्पीसीज नाम सेम नहीं हो सकते, यानी दोनों डिफरेंट हो गया। तो पहला सिद्धांत क्या हो गया कि पादपों का नामकरण जंतुओं के नामकरण से भिन्न होगा, पहला सिद्धांत। दूसरा है किसी भी वर्ग का नाम जो है वो नामकरण प्रारूप से निर्धारित किया जाएगा। हालांकि अपन ये सब चीज़ें बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, नामकरण प्रारूप क्या है, टाइप क्या है, या प्रायोरिटी ऑफ पब्लिकेशन क्या है, लेकिन अभी सिद्धांत की बात कर रहे हैं शॉर्ट में, कि किसी वर्ग का नामकरण प्रारूप से निर्धारित किया जाएगा। अब नामकरण प्रारूप क्या है, नामकरण या प्रारूप, टाइप, एक्चुअल में टाइप अपने आप में है। टाइप का मतलब है कि वो पहली हर्बेरियम शीट जिसको लेखक ने नए खोजे गए प्लांट के नामकरण हेतु प्रयुक्त किया है, वो टाइप कहलाता है या होलोटाइप कहलाता है, ठीक है ना। तो उसके नामकरण, जो उसका नामकरण होगा वो उस टाइपिफिकेशन या टाइप हर्बेरियम शीट जो है उसके अनुसार होगा।
दूसरा। तीसरा है वर्गों का नामकरण उनके प्रकाशन की प्राथमिकता पर आधारित होगा। अब प्रकाशन की प्राथमिकता का मतलब क्या हो गया, अपन डिटेल में लेंगे इसको बाद में, कि जिसने सबसे पहले उसको प्रकाशित किया है उसी को श्रेय दिया जाएगा उस पादप के नामकरण का। ऐसा नहीं है कि मैंने नया प्लांट खोजा और उसको 10 साल तक अलमारी में उसका डिस्क्रिप्शन जो है बंद करके रखा, सिर्फ मेरे तक सीमित रखा उसको, लेकिन 10 साल बाद में किसी और ने उसको खोजा और उसने प्रकाशित कर दिया। मैंने उसको अपने जो रिसर्च थी उसको किसी अंतर्राष्ट्रीय जो जर्नल है या बॉटनी का जो जर्नल है उसके अंदर प्रकाशित नहीं किया, कहीं पर भी प्रकाशित नहीं किया, और बाद में मैं ये दावा करूँ नहीं ये प्लांट तो मैंने खोजा, तो वो मान्य नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्रकाशित किसने किया? बाद वाले ने उसको पहले प्रकाशित किया। तो तीसरा नियम था प्रायोरिटी ऑफ पब्लिकेशन के आधार पर। चौथा, कुछ अपवादों को छोड़कर प्रत्येक वर्ग का नियमों के आधार पर दिया जाने वाला नाम ही शुद्ध होगा। लॉ ऑफ प्योरिटी या करेक्ट नेम। क्या मतलब है इसका? कि कुछ अपवाद हो सकते हैं बॉटनी के अंदर, ठीक है ना, लेकिन मैक्सिमम नाम जो भी दिए जाएंगे वो अकॉर्डिंग टू रूल्स दिए जाएंगे। रूल्स की चर्चा भी अपन बाद में करेंगे। हालांकि कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनके नाम सैकड़ों सालों से वैसे वैसे चलते हैं, इसलिए उनको अपवाद स्वरूप वैसा वैसा रखा गया। अदरवाइज मैक्सिमम नाम को रूल्स के अनुसार या तो करेक्ट किया गया है या नया नाम दिया गया है उनका। अगर पहले से कोई प्रचलित नाम है और वो गलत है तो उसको करेक्ट किया गया है या उसका बिल्कुल नया नाम दिया गया है वो, लेकिन वो होगा कैसे? रूल्स के अकॉर्डिंग। ये तो हुआ चौथा। पांचवा है वर्गों का वैज्ञानिक नाम उनकी व्युत्पत्ति को ध्यान में न रखते हुए लैटिन भाषा में होता है। अब क्या मतलब हुआ कि जो भी नया प्लांट खोजा जाएगा उसका नामकरण जो है वो लैटिन भाषा में ही होगा या उसका डिस्क्रिप्शन लैटिन भाषा में लिखा जाएगा। जैसे यहाँ अपन ने प्लांट को खोजा, इंडिया के अंदर खोजा, और अपन चाहते हैं कि उसको हिंदी में नामकरण करें, उसका हिंदी के अंदर डिस्क्रिप्शन करें, तो ये संभव नहीं होगा। भले ही समझने के लिए हम उसको बाद में हिंदी में लिख दें, लेकिन उसको मान्यता किस में मिलेगी? उस प्लांट का लैटिन भाषा में डिस्क्रिप्शन होगा और लैटिन भाषा में ही उसका नाम दिया जाएगा, ठीक है। और छठा, कुछ अपवादों को छोड़कर नामकरण के नियम पूर्वव्यापी होते हैं। पूर्वव्यापी रिट्रोएक्टिव का मतलब है कि जो पहले से निर्धारित कर दिए गए हैं रूल्स, उन रूल्स के अकॉर्डिंग ही होगा, इन रूल में चेंजेस नहीं होगा कुछ अपवादों को छोड़कर। तो ये कुल 6 सिद्धांत जो थे वो ICBN के सिद्धांत थे, और जो 12वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस हुई थी 1975 के, उसके अंदर इन 6 सिद्धांतों को क्या दिखाया? लिखित रूप में लिया गया। इनका पालन हमेशा अपन प्लांट का क्लास नॉमेनक्लेचर करते वक्त करते हैं। अब दूसरा पार्ट जो है इसका, वो दूसरा पार्ट कौन सा है? रूल्स का। नियम क्या, कि कौन कौन से नियम हैं या नियम जिनके अनुसार हम प्लांट का नामकरण करेंगे। अब पहला नियम जो है उसमें है रूल्स ऑफ टैक्सा, वर्गों की कोटि का निर्धारण करना। वर्गों की कोटि का निर्धारण क्या है कि या वर्ग क्या है? अपन ने पहले भी जब टैक्सोनॉमी का इंट्रोडक्शन पढ़ा था तब अपन ने बताया था कि टैक्सोन का क्या है? एक हायरार्की क्रम है, ठीक है ना, जिसमें हम उसकी क्लासिफिकेशन पोजीशन रखते हैं। जैसे सबसे नीचे का टैक्सोन क्या है? स्पीसीज। फिर उसके ऊपर अपन देखते हैं जीनस, जीनस के ऊपर है फैमिली, फैमिली के ऊपर ऑर्डर, ऑर्डर के ऊपर अपन देखते हैं कि डिवीजन, और डिवीजन के ऊपर अपन देखते हैं किंगडम, ठीक है ना। अब ये जो टैक्सोन हैं, इन टैक्सोन की कई सारी उपवर्ग हो सकते हैं इनके, और स्पीसीज से नीचे भी अपन देखते हैं कि कई सारे छोटे वर्ग हो सकते हैं, जैसे वैरायटी है, सब स्पीसीज है, क्लेन्स है, ट्राइब्स है, ठीक है ना। तो लेकिन मुख्य रूप से जो वर्गक है वो कौन से थे? जो भी अपन ने बताएं, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, ये सब क्या है? मुख्य टैक्सोन है। अब इन टैक्सोन को आइडेंटिफिकेशन के लिए इन टैक्सोन के पीछे भी अपन देखते हैं कि कुछ विशेष लेटर या शब्द अक्षर लिखते हैं जो उनके अनुलग्न कहलाते हैं, है ना, सफिक्स कहलाते हैं। और वो कौन कौन सा अनुलग्न है? जैसे अगर अपन देखें कि क्लास जो है, क्लास के पीछे सदैव EAE लगाया जाएगा। कोई भी क्लास है उसके पीछे EAE लगाया जाएगा, ठीक है। जैसे क्लोरोफाइसी,
संवर्ग। तो क्लोरोफाइसी EAE, लास्ट में क्या आएगा EAE, रोडोफाइसी EAE। ठीक है, तो पीछे के अनुलग्न से अपन अनुमान लगा सकते हैं कि ये क्या है, क्लास है, जीनस है, क्या है। देन क्लास के बाद में आएगा ऑर्डर। तो एल्स के पीछे का शब्द जो है वो क्या आएगा, एल्स, ALES, एल्स। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है पैराइटेल्स। पैराइटेल्स का मतलब जिसमें परिवित्तीय प्रकार, वित्तीय प्रकार का क्या हो, बीजांडान्यास हो। ठीक है, पैराइटेल्स। तो पीछे क्या लगा, एल्स। इसी तरह अपन देखते हैं कि उपगण जो है, सब ऑर्डर जो है, इसके पीछे अनुलग्न लगाएगा INEAE, एनी, INEAE, एनी, ये सब ऑर्डर के पीछे लगाते हैं। फैमिली के पीछे ACEAE, ACEAE। ठीक है ना, ये फैमिली के पीछे लगाते हैं अपन। जैसे लेग्यूमिनेसी, ठीक है ना, फैबेसी, या अपन देख रहे हैं कि रोजेसी। तो इन सब के पीछे क्या लगेंगे, ACEAE, AC। देन सब फैमिली के पीछे OID, OIDEAE, OID, सब फैमिली के पीछे। और ट्राइब के पीछे EAE लगाएंगे, सब ट्राइब के पीछे INI लगाएंगे। तो ये कुछ अनुलग्न जो है, उन अनुलग्नों का नियम है कि जो टेक्सा के पीछे लगाने अनिवार्य है। और टेक्सा में भी अपन देखते हैं कि मेजर टेक्सा कौन कौन से हो गए, अभी अपन ने बताए। सबसे ऊपर की तरफ किंगडम, उससे नीचे डिवीजन, उसके नीचे सब डिवीजन, फिर क्लास, फिर सब क्लास, फिर ऑर्डर, फिर सब ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर सब फैमिली, देन ट्राइब और सब ट्राइब। और जो माइनर टेक्सा है, ठीक है ना, माइनर टेक्सा कौन कौन से हैं, जीनस, सब जीनस, स्पीसीज, सब स्पीसीज, वैरायटी, सब वैरायटी, फॉर्मा, क्लोन्स। ठीक है ना, ये सब क्या होंगे, माइनर टेक्सा कहलाते हैं। लेकिन अपन इन सारे टेक्सा को सभी जगह पर यूज नहीं करते हैं। मेनली जो टेक्सा है वो नॉर्मली अपन कौन से काम में लेते हैं, स्पीसीज, स्पीसीज के ऊपर जीनस, जीनस के ऊपर फैमिली, फैमिली के ऊपर क्लास, फैमिली के ऊपर ऑर्डर, फिर क्लास, उसके बाद में डिवीजन और फिर किंगडम। ये अपन नॉर्मल रूप से टेक्सा काम में लेते हैं। और किसी प्लांट का क्लासिफिकेशन करते समय हम इसकी जो हायरार्की क्रम है, इस हायरार्की क्रम को बनाए हुए रखते हैं, ताकि जब हम उस प्लांट का क्लासिफिकेशन करें तो हमें क्लासिफिकेशन एग्जैक्ट पता चल सके। ठीक है, अब इसका जो दूसरा नियम, तो था पहला नियम, दूसरा नियम कौन सा है, टाइपिफिकेशन का नियम। टाइपिफिकेशन कंसेप्ट है, अगर आप इसको नियम नहीं बोल के अपन क्या बोलते हैं, टाइपिफिकेशन एक कंसेप्ट है, टाइप ऑफ कंसेप्ट। ठीक है, जिसके आधार पर हम किसी प्लांट का नामकरण करते हैं। तो टाइपिफिकेशन क्या है या टाइप कंसेप्ट क्या है, अभी अपन ने पहले इसी वीडियो में बताया था कि टाइप क्या है। टाइप अपने आप में क्या है, वो प्रथम हर्बेरियम शीट, वो पहली हर्बेरियम शीट जिस पे लेखक ने या जिसको इस प्लांट को, नए प्लांट को जिसने खोजा है, उसने जो उस प्लांट की पहली हर्बेरियम शीट बनाई थी और उससे उस प्लांट का नामकरण किया था, वो अपने आप में क्या कहलाता है, टाइप कहलाता है। ठीक है ना। अब टाइपिफिकेशन कंसेप्ट क्या है, इन टाइप के भी कुछ सब कैटेगरीज हैं। अपन सब कैटेगरीज देखते हैं कि इनको अलग अलग नामों से जानते हैं, उसी को अपन टाइप कंसेप्ट बोलते हैं। अब कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, सबसे पहले अपन देखते हैं होलोटाइप। होलोटाइप का मतलब क्या हो गया, अभी जैसे अपन ने बताया कि होलोटाइप या टाइप, अगर अपन केवल टाइप बोलते हैं वो भी अपने आप में क्या है, होलोटाइप ही। नीचे अपन देखेंगे केवल टाइप और होलोटाइप दोनों एक ही चीज़ है। अगर उसको होलोटाइप का मतलब मूल रूप से पहली हर्बेरियम शीट जिसको ऑथर ने या लेखक ने स्वयं यूज किया है उस प्लांट का नामकरण करने के लिए, और उसके ऊपर लिखा है कि ये होलोटाइप है, तो वो क्या कहलाएगा, होलोटाइप कहलाएगा। ठीक है ना। टाइप का मतलब तो क्या हो गया, कंसेप्ट समझ में आ रहा है। टाइप का मतलब क्या है, हर्बेरियम शीट। और हर्बेरियम शीट क्या होती है, प्लांट को सुखाकर बनाई हुई उसकी हर्बेरियम शीट। ये अपन प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं। ठीक है ना। जैसे ये कोई प्लांट है, इसको अपन ने सुखा कर क्या गया, इसके ऊपर हर्बेरियम शीट के ऊपर चिपकाया, और यहाँ पर एक लेबल के ऊपर उसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होता है, उसका क्लासिफिकेशन वगैरह होता है। तो ये जो हर्बेरियम शीट है, जैसे मान लो 200 साल पहले किसी प्लांट को खोजा गया था,
ऑथर ने खोजा, जैसे कैरोलस लिनियस ने खोजा उसको, ठीक है। तो कैरोलस लिनियस ने उस प्लांट की कई सारी प्रतियां बनाई होंगी, हर्बेरियम शीट बनाई होगी, लेकिन कोई एक हर्बेरियम शीट को उसने क्या लिखा कि ये क्या है, होलोटाइप है, और इसी हर्बेरियम शीट से उसने उसका नामकरण किया, तो वो क्या कहलाएगा, होलोटाइप कहलाएगा। देन दूसरा कौन सा है, लैक्टोटाइप। होलोटाइप या दूसरा है लैक्टोटाइप। अब लैक्टोटाइप का मतलब क्या है कि जब कभी भी जो मूल होलोटाइप है वो अगर खो जाए या नष्ट हो जाए, किसी कारण से वो खो जाए या नष्ट हो जाए, तो ऐसी स्थिति में जो मूल सामग्री थी, जो उस लेखक के द्वारा कई सारी और चीज़ें जो सीटें बनाई गई थी उसकी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि केवल एक ही शीट बनाते अपन, अगर कोई नया प्लांट है और मूल ऑथर जो है उसकी कई सारी शीट बनाता है, तो अगर होलोटाइप खो जाए या नष्ट हो जाए तो मूल सामग्री में से ही किसी एक शीट को चयन करते हैं, अपन सेलेक्ट करते हैं, और अब उसका जो उसको अपन क्या करते हैं, एज ए टाइप के रूप में काम में लेते हैं, तब उसको क्या बोलेंगे अपन, लैक्टोटाइप। मूल टाइप तो खो गया उसका, लेकिन अपन ने मूल सामग्री में से ही किसी एक शीट को चयन किया, सेलेक्ट किया, तो अब वो क्या कहलाएगा, लैक्टोटाइप कहलाएगा, ठीक है। तो ये तो हुआ दूसरा कौन सा, लैक्टोटाइप। तीसरा है आइसोटाइप। अब आइसोटाइप का मतलब क्या हो गया कि ये नामकरण जो था, होलोटाइप था, उसकी दूसरी प्रति या डुप्लीकेट कॉपी, जो कि ऑथर जो है उसके द्वारा ही निर्धारित की गई थी, मूल रूप से उसके द्वारा निर्धारित की गई थी, उसकी डुप्लीकेट कॉपी। एक कॉपी तो कौन सी थी, होलोटाइप, और उसकी जो डुप्लीकेट कॉपी उसके द्वारा निर्धारित की गई थी उसको अपन क्या बोलेंगे, आइसोटाइप या समप्रारूप बोलेंगे। देखो ये कैटेगरी जो है वो इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं, कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, जो शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम्स के अंदर वो यहीं पर बनते हैं। होलोटाइप क्या है, लैक्टोटाइप क्या है, संक्षिप्त में समझाइए, आइसोटाइप क्या है। तो ये अगर बड़ा क्वेश्चन भी बनता है यहाँ पर, तो बड़ा क्वेश्चन भी क्या बनता है कि टाइपिफिकेशन कंसेप्ट से आप क्या मतलब समझते हो उसको डिटेल में समझाइए। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन बनता है, यहाँ पर अलग अलग छोटे छोटे क्वेश्चन भी बन सकते हैं और बड़ा क्वेश्चन भी बन सकता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इनके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना, मल्टीपल चॉइस जो आते हैं उसके अंदर भी इसके अंदर ये कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। तो आइसोटाइप क्या हो गया कि एक जो मूल सामग्री थी उस मूल सामग्री में उसकी जो डुप्लीकेट कॉपीज थी, उन डुप्लीकेट कॉपी को अपन क्या बोलते हैं, आइसोटाइप बोलते हैं। देन सिनटाइप या सह प्रारूप। अब अगर लेखक जो था उस लेखक ने किसी प्लांट का नाम दिया, ठीक है, शीट बनाई, मान लो उसने 2 शीट बनाई, लेकिन उन शीट में से उसने किसी को भी नाम नहीं दिया कि कौन सा होलोटाइप है, कौन सा आइसोटाइप है या कोई अलग टाइप। तो ऐसी स्थिति में वो सीटें क्या कहलाएगी, एक दूसरे की सिनटाइप कहलाएगी। मतलब समझ आया, थोड़ा सा डिफरेंस है सबके अंदर। सिनटाइप का मतलब क्या हो गया कि मूल जो सीटें बनाई हैं उन सीटों में से किसी का भी लेखक ने, ओरिजिनल लेखक ने नाम नहीं दिया कि कौन सी होलोटाइप है, कौन सी आइसोटाइप है, तो ऐसी स्थिति में वो सीटें क्या कहलाएगी, सिनटाइप कहलाएगी, सह प्रारूप कहलाएगी, ठीक है। और इसको भी हम टाइप के रूप में काम में ले सकते हैं। देन कौन सी है कैटेगरी, कोटाइप। कोटाइप का मतलब क्या हो गया, ये सिनटाइप का ही एक प्रारूप है। कोटाइप का मतलब अगर एक ही वृक्ष से, जैसे एक वृक्ष है उसकी कई सारी टहनियों को तोड़कर सीटें बनाई गई है, तो वो सारी सीटें जो हैं चूंकि एक ही वृक्ष से ली गई है, एक ही स्थान से ली गई है, ठीक है ना, स्थान वाला अलग होगा, स्थान वाला टोपोटाइप होगा, लेकिन अगर एक ही वृक्ष से ली गई है, ठीक है ना, एक ही प्लांट से ली गई है, तो ऐसी सारी जो शीट्स होंगी वो शीट क्या कहलाएगी, कोटाइप शीट कहलाएगी। देन नियोटाइप। अब नियोटाइप क्या है कि अगर कोई प्लांट का टैक्सोन से जो नामकरण किया है उससे संबंधित कोई सामग्री हमारे पास में मौजूद नहीं है, जैसे 300 साल पहले किसी ने प्लांट का नामकरण कर दिया, आज भी चल रहा है, लेकिन मूल ऑथर के द्वारा रचित हमारे पास में कोई भी टाइप नहीं है, उसकी कोई शीट हमारे पास में नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, नामकरण तो वही रखेंगे
प्लांट का नाम क्योंकि सैकड़ों सालों से चला आ रहा है, उसको उसी नाम से जानते हैं, तो नामकरण तो वही रखेंगे। ऑथर को, उस ऑथर ने जिसका का नामकरण किया है उसका भी नाम वही उसके साथ में जोड़ेंगे, लेकिन कोई नई सामग्री चूज कर कर, उस प्लांट से संबंधित हमें सामग्री चूज करके उसकी क्या बनाएंगे, एक शीट बनाएंगे। और अब ये जो शीट कहलाएगी वो क्या कहलाएगी, नियोटाइप कहलाएगी। क्यों? क्योंकि उसकी मूल टाइप जो है, किसी प्रकार का मूल टाइप हमारे पास में नहीं है। देन पैराटाइप। अब पैराटाइप या अपर प्रारूप क्या है कि कोई ऐसा पादप प्रतिरूप जो होलोटाइप के अतिरिक्त, जो होलोटाइप था उसके अतिरिक्त मौलिक विवरण के साथ में, मौलिक विवरण के साथ में साइटेड हो, मौलिक विवरण के साथ में साइटेड हो, उसे हम क्या बोलेंगे, अपर प्रारूप बोलेंगे। क्या मतलब हुआ इसका कि होलोटाइप तो हमारे पास में है ही है, लेकिन इसके अतिरिक्त अगर कोई ऐसी शीट है जो साइंटिफिक लिटरेचर के अंदर साइटेड है ना, उसका साइटेशन किया हुआ है मौलिक विवरण के साथ में, जो मूल रूप से लेखक ने किया था वैसा वैसा मौलिक विवरण के साथ में साइटेड है, और उसकी शीट को साइट किया हुआ है, साइटेड किया हुआ है, साइटेशन किया हुआ है, तो ऐसी स्थिति में वो जो शीट होगी हर्बेरियम शीट, वो हर्बेरियम शीट क्या कहलाएगी, पैराटाइप कहलाएगी। अब साइटेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर साइटेशन का मतलब होता है कि जिस काम को हम रेफरेंस के रूप में साइट करते हैं, जैसे 200 साल पहले या मेरे से पहले कितने साइंटिस्ट ने उसके ऊपर काम किया होगा, इस प्लांट के ऊपर, और मूल रूप से जो प्लांट का जो काम किया है उसको मैंने कोट किया है अपने किसी रिसर्च के अंदर, उसको साइट किया, साइटेशन नाम दिया कि मैंने इसका यहाँ से पढ़कर इसके अनुसार मैंने काम किया है, तो वो क्या कहलाता है, उसका साइटेशन कहलाता है, उसको साइटेशन किया जाता है। तो यहाँ अपन क्या कर रहे हैं कि मूल मौलिक विवरण के साथ में, होलोटाइप के अतिरिक्त मौलिक विवरण के साथ में कोई ऐसी शीट है जो साइंटिफिक लिटरेचर के अंदर साइटेड की गई है, उसको हम क्या बोलेंगे, पैराटाइप बोलेंगे। ठीक है। देन नेक्स्ट है टाइप। टाइप सिंपल अपने आप में क्या है, अगर केवल टाइप लिखा है, कुछ नहीं लिखा, केवल टाइप लिखा है, तो उसका अपने आप में मतलब क्या होता है कि वो क्या है, होलोटाइप है। ठीक है ना, केवल टाइप लिखा है मतलब वो होलो टाइप है। ठीक है। और लास्ट कौन सी कैटेगरी है, टोपोटाइप। अब टोपोटाइप का मतलब टोपोग्राफिकल है, यानी कि स्थलीय या मूल स्थान प्रारूप से। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर लेखक ने किसी प्लांट का नामकरण किया है तो उसकी जो शीट्स तैयार की गई है, हर्बेरियम शीट, अगर एक ही स्थान से ली गई है, एक ही मूल स्थान से ली गई है, तो ऐसी शीटों को अपन क्या बोलेंगे, टोपोटाइप बोलेंगे। और उनमें से लेखक क्या करेगा, किसी एक को नामकरण कर देगा होलोटाइप, किसी एक तक क्या नाम करेगा, होलोटाइप, और बाकी को क्या लिखेगा, वो आइसोटाइप लिखेगा। ठीक है ना, बाकी क्या लेंगे, उसकी आइसोटाइप कहलाएंगे। तो ये जो कंसेप्ट था, ये पूरा, इस पूरे कंसेप्ट को अपन क्या बोलते हैं, टाइप कंसेप्ट बोलते हैं। और टाइप कंसेप्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है प्लांट के नोमेनक्लेचर में। जब कभी भी हम किसी प्लांट का नया नामकरण करते हैं या कोई नया पादप खोजा जाता है, उसका नामकरण जो करते हैं वो टाइप कंसेप्ट के आधार पर करते हैं। पहले उसका टाइपिफिकेशन जो है या जो उसका टाइप है वो अपन निर्धारित करते हैं, उसके बाद सिद्धांतों और रूल्स के अनुसार उसका नामकरण करते हैं। तो ये तो था पहला कौन सा रूल अपने पास में, रूल ऑफ टेक्सा। ठीक है। दूसरा था टाइप कंसेप्ट। ठीक है। और तीसरा कंसेप्ट जो है अपने पास में वो है प्रायोरिटी का, प्राथमिकता का नियम। आज अपन इस वीडियो में 3 ही करेंगे, नेक्स्ट लिखेंगे अपन अगले वीडियो में। तो प्रायोरिटी का कंसेप्ट जो है, ठीक है ना। अब प्रायोरिटी पे कंसेप्ट क्या है अपना, कि मान लो किसी प्लांट को समय के साथ साथ में अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग नामकरण दे दिया है, ठीक है ना। तो उस नामकरण, उस प्लांट का सही नाम कैसे दिया जाएगा, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं ताकि अपन को ज़्यादा समझ में आए। कैपेरिडेसी का एक प्लांट है गाइनेंड्रा, ठीक है ना। और इस गाइनेंड्रा प्लांट को सबसे पहले 1753 में कैरोलस लिनियस ने नाम दिया क्लियोम गाइनेंड्रा लिन। क्या नाम दिया इसको, क्लियोम गाइनेंड्रा लिन। कैपेरिडेसी फैमिली का प्लांट है ये, 1753 में। देन कैरोलस लिनियस ने ही 1762 के अंदर
इसी प्लांट का जो उन्होंने नाम दिया था क्लियोम गाइनेंड्रा लिन, उसी प्लांट का वापस नया नाम दे दिया क्या, क्लियोम पेंटाफिल्ला लिन। अब दो नाम हो गए, एक क्लियोम गाइनेंड्रा लिन, लिन का मतलब लीनियस पीछे है ना, जो बताता है कि किसने इसका नामकरण दिया, किसने इसका नाम दिया, किस साइंटिस्ट ने। और दूसरा नाम क्या हो गया, क्लियोम पेंटाफिल्ला लिन। एक ही प्लांट के दो नाम हो गए, कंफ्यूजन हो गया। देन डी कंडोलो ने 1824 के अंदर इसी प्लांट को, जो ये प्लांट था, इसके मिलते जुलते प्लांट की वजह से 3 अलग अलग जीनस के अंदर डिवाइडेड किए और उनमें से तीनों के अलग अलग नाम रखे। एक का नाम था गाइनेंड्रोप्सिस, एक का पॉलिनेसिया, और जो लीनियस ने खोजा था, जिस प्लांट का नाम रखा था लीनियस ने शुरुआत में क्लियोम गाइनेंड्रा लिन, उसका इन्होंने नाम क्या दिया, गाइनेंड्रोप्सिस पेंटाफिल्ला लिन डीसी। अब देखो लिन का यानी लीनियस का नाम तो आया कि मूल रूप से लीनियस ने लिखा था, लेकिन डीसी यानी डी कंडोले ने उसमें सुधार किया। कब हुआ ये, 1842 में। देन 1960 में इल्टिस ने इन दोनों पादपवंशों को यानी गाइनेंड्रोप्सिस को और क्लियोम को वापस दोनों पादपवंशों को एक ही वंश के अंदर, एक ही जीनस के अंदर मर्ज कर दिया और नाम दिया क्लियोम। वापस क्या नाम दे दिया, क्लियोम नाम दे दिया। तो यानी 200 साल के अंदर अंदर 1753, फिर 1762, फिर 1824 और 1960 में इल्डिस ने वापस क्या कर दिया, दोनों जीनस को मर्ज कर दिया क्लियोम में। तो अब इस मूल रूप से जो लीनियस ने प्लांट खोजा था, जिसका नामकरण किया था, उसका नाम क्या रखेंगे, क्लियोम गाइनेंड्रा लिन रखेंगे, या जो डी कंडोले जो दूसरा नाम दिया था इसने लीनियस ने, क्लियोम पेंटाफिल्ला लिन, या डी कंडोले ने जो नाम दिया था कौन सा, गाइनेंड्रोप्सिस पेंटाफिल्ला लिन डीसी, नहीं। तब यहाँ पर नियम आता है कौन सा, प्रायोरिटी का नियम, क्योंकि अब यहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट होने लग गया। तो यहाँ प्राथमिकता का नियम लागू हुआ और प्राथमिकता के नियम के अनुसार इस प्लांट का सबसे पहले दिया गया नाम ही वैलिड होगा। सबसे पहले दिया गया नाम कौन सा था, क्लियोम गाइनेंड्रा लिन। तो अंत में इल्टिस ने इसका जो नाम दिया 1960 के अंदर, क्लियोम गाइनेंड्रा लिन, वही नाम जो है वो नाम वैध होगा, वही नाम जाना जाएगा और इसी नाम को भविष्य में यूज किया जाएगा इस पादप के आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो ये जो नियम था, ये नियम कहलाएगा लॉ ऑफ प्रायोरिटी या प्रायोरिटी या प्राथमिकता का नियम। ऐसे और भी कई सारे एग्जाम्पल हैं जिसमें प्लांट के कई सालों के अंदर अलग अलग नाम दे दिए गए कन्फ्यूजन की वजह से, या अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर उनके अलग अलग नाम दे दिए गए और बाद में जब देखा गया, क्योंकि हर 5 साल के अंदर कॉन्फ्रेंस होती है ICBN की, तो वहाँ साइंटिफिक कम्युनिटी का पता चलता है कि ये तो ओरिजिनली इस नाम से साइटेड था इस प्लांट, तो वहाँ सुधार कर अपन क्या करते हैं, प्राथमिकता के आधार पर जो सबसे पहला इसका नाम दिया गया था उस नाम को एक्सेप्ट करते हैं और बाकी नाम को अपन क्या कर देते हैं, विलोपित कर देते हैं और भविष्य में वो प्लांट उस प्रायोरिटी नियम के अनुसार ही जाना जाता है। तो ये आज की जो क्लास थी अपने, इसमें अपन ने 2 नियमों को पढ़ा प्लांट नोमेनक्लेचर के। नेक्स्ट जो नियम है इसके वो अपन सेकंड वीडियो के अंदर देखेंगे। तब तक आप एक बार वापस स्टडी कीजिए, इसको इन नियमों को समझने की कोशिश कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इजीली समझ में आया होगा। अगर आपको पसंद आया है, समझ में आया है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।